प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जहाँ कहीं पर होंगे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रहा होगा और किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर दौड़ लगा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कुछ स्वास्थ्य परेशानियों की वजह से मैं थोड़ा क्लास से 1-2 दिन बीच में मैंने डिले कर दिया और अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। तो आज मुझे लगा कि मैं थोड़ा रिलैक्स कंडीशन में हूँ, तो सोचा कि आप लोगों से जुड़ूँ और आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाने का प्रयास करूँ और आप लोगों से बातचीत करूँ। बातचीत के सिलसिला में पहले की तरह जैसे जो मेरी कंटिन्यू क्लास थी, मैं क्लास 12th अभी नहीं शुरू कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि समय का अभाव और थोड़ी कुछ मौसम की स्थिरता थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है और कुछ घर में शादी और जो चल रहा है इस समय जो रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी थोड़ा व्यस्त हूँ। इसकी वजह से नहीं शुरू हो पा रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, हालत थोड़ा तबीयत तो ठीक पूरी तरह से नहीं है, लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों से 1-2 टॉपिक डिस्कस करता रहूँगा, वरना आप लोग भी जो है डॉर्मेंट पीरियड में जाकर के फिर मस्ती में एकदम घूमेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे, प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे थे, तो प्रकाश संश्लेषण में जो मेरा टॉपिक पूरा हुआ था वो लाइट रिएक्शन पूरा हो चुका था। और उसी प्रकाश संश्लेषण का दूसरा जो पार्ट्स है वो पार्ट्स है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ये और डार्क रिएक्शन की एक साइकिल है जिसे केल्विन साइकिल कहा जाता है, हम उसे भी समझने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को जानेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करना ना भूलें और अपना कमेंट देना भी हमें ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें ऊर्जावान बनाता है। अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बच्चे अधिक से अधिक जो है प्रभावित होंगे और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डार्क रिएक्शन को। देखते हैं आज मेरा लेक्चर है, आज मेरा जो लेक्चर है वो है लेक्चर 9 है। और जो लेक्चर चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम में जो लेक्चर चल रहा है वो फोटोसिंथेसिस का ही चल रहा है, प्रकाश संश्लेषण का ही लेक्चर चल रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण के लेक्चर में जो इसका पहला लेक्चर था जिसे कहा गया था लाइट रिएक्शन, तो प्रकाश अपक्रिया जिसे कहा गया था, इसका डिस्कशन हम आपसे पूरा कर चुके हैं। और आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा डार्क रिएक्शन। तो आप लिख भी लेंगे डार्क रिएक्शन, और जो इसका हिंदी होता है प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं अप्रकाशित अपक्रिया। अप्रकाशित अपक्रिया। ध्यान से सुनेंगे, चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। एनसीईआरटी की कोर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के बुक में भी ऐसे विज्ञान को नहीं पढ़ाया गया है। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी परीक्षाओं की, बोर्ड की परीक्षा के लिए कि जरूरी रिलेवेंट तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो आपके लगे हैं वनडे इत्यादि जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनके लिए भी क्या है, ये सब परीक्षा में ज़रूरी है। तो हमने कहा कि डार्क रिएक्शन है क्या और डार्क रिएक्शन का साइट क्या है, प्लेस का है, वो कहाँ पूरा होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा। डार्क रिएक्शन को पहले इसके नाम को जानते हैं, इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। शायद जब हम इसे जान जाएंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये जो डार्क रिएक्शन होता है इसे देखिए जो डार्क रिएक्शन है इसे ब्लैकमैन साहब ने डिस्कवर किया था। इसका जो डिस्कवरी था ये किसने किया था? ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए इस रिएक्शन को
ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। ब्लैकमैन पढ़ते हैं उसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे। इसी रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है उसे भी हम जानेंगे। इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? C3 साइकिल, C3 चक्र कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे C3 साइकिल कहते हैं। अगला एक और नाम इसे कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कैल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है। दरअसल कैल्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर हम इसे क्या नाम देते हैं, कैल्विन साइकिल नाम देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं एक ही नाम को इतने नामों से प्रश्न मतलब जाना जाता है, और जब आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा और इसमें 3-4 नामों में से कोई एक नाम उठा के दे देगा, तो अगर शायद आपको चीज़ें नहीं पता रहेंगी तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे। जैसा कि इसका थंबनेल जो है, थंबनेल कैल्विन साइकिल का ही थंबनेल है, तो आप उसे भी पहले देख लेंगे। बाकी यहाँ हम पढ़ाने के लिए और बताने के लिए तो आए ही हैं। चलिए आइए जानते हैं कि चलिए आइए जानते हैं कि इसे डार्क रिएक्शन क्यों कहा गया। आपने एक चीज़ पढ़ रहा था, क्लोरोफिल को पढ़ रहा था, क्लोरोप्लास्ट को पढ़ रहा था, और आपका ये कुछ क्लोरोप्लास्ट था, ये इसका लैमिला वाला पोर्शन था जो फोल्ड होकर के क्वाइन शेडो स्ट्रक्चर में परिवर्तित होकर के कुछ इस तरीके की संरचना का निर्माण करता था। आई होप आपने देखा था इसे, और हमने बताया था ये जो पूरा भाग भरा हुआ है एक फ्लूइड सबस्टेंस है, एक द्रवी पदार्थ है। ये जो पूरा भाग है इसे कहा जाता है फ्लूइड सबस्टेंस, द्रवी भाग। इसे ही कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है? इसे स्ट्रोमा कहा जाता है। हमने कहा कि ये जो डार्क रिएक्शन होता है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में पूरा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंट को नोटिस किया जाए और एक एक पॉइंट को अगर लिखा जाए तो शायद हम बेहतर तरीके से डार्क रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट तो यही होगा, क्या हो सकता है। आइए पॉइंट वाइज पॉइंट में हम चीज़ों को लेकर हम चलेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आप उसे लिखते भी जाएंगे, क्योंकि अगर आप लिखते रहेंगे तो आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। मैंने कहा पहला पॉइंट ये रहेगा कि डार्क रिएक्शन इज डिस्कवर्ड बाय ब्लैकमैन। किसने? ब्लैकमैन। ठीक है, डार्क रिएक्शन का डिस्कवरी किसने किया? ब्लैकमैन ने किया। दूसरा पॉइंट क्या है? डार्क रिएक्शन इज आल्सो नोन एज C3 साइकिल। C3 साइकिल इसे क्या कहते हैं? C3 चक्र कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 कार्बन वाले कंपाउंड का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? डार्क रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ब्लैकमैन रिएक्शन। क्योंकि इसे किसने खोजा था? ब्लैकमैन ने खोजा था, इसलिए इसे क्या कहा गया? ब्लैकमैन रिएक्शन कहा गया। अगला एक और हो सकता है, डार्क रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन को एक और नाम कैल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। ये तो एक छोटा सा मैंने नाम के ऊपर डिस्कशन किया, लेकिन आइए थोड़ा और डीप में चलते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। मैंने कहा कि इसको डार्क रिएक्शन क्यों कहा गया, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो सनलाइट रहता था, सपोज ये सनलाइट है, और हमने कहा था कि सनलाइट जब क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पड़ रहा था
तो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो ग्रेनम था, ग्रेनम जो एक भाग थैलेक्वाड था जिसमें 203 की संख्या में क्लोरोफिल पाया गया था, वो एक्टिव हो जाता था। इसका मतलब ये है कि इसके क्लोरोफिल वाले रीजन में लाइट पहुंचता था। और इसका एक और भाग था जो डेंस द फ्लूइड था, जिसको हमने क्या कहा, स्ट्रोमा। इस वाले भाग में लाइट नहीं पहुंच पाता था। इसी समय यहाँ भी एक रिएक्शन संपन्न होता था। उसी रिएक्शन को हम क्या कहते थे, डार्क रिएक्शन कहते थे। इसका मतलब हम लिख सकते हैं डार्क रिएक्शन इज कैरिड या कंप्लीटेड इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब यह है कि जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में क्या होता है, संपन्न होता है। और हमने बताया कि स्ट्रोमा जो है वो डेंस है, फ्लूइडी है, गाढ़ा है, इसलिए क्या हमने कहा, इसे डार्क रिएक्शन का नाम दिया। क्या नाम दिया, डार्क रिएक्शन का नाम दिया। ध्यान रखेंगे, पॉइंट को नोटिस करते चलेंगे। जो डार्क रिएक्शन है इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये है कि डार्क रिएक्शन में जो फाइनली बनने वाला है वो क्या बनता है, वो बनता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो लिख सकते हैं कि द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज क्या, फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनता है भैया, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ध्यान से सुनेंगे, आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि डार्क रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो डार्क रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड होगा। ध्यान रखेंगे, इन एसिड में ये जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है, इसमें जो कार्बन है, जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितना है, 3 है। तो फास्फोग्लिसरिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, C3 साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, C3 चक्र कहते हैं, C3 साइकिल कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि बताइए कि डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल क्यों कहते हैं, तो बताएंगे कि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट में 3 कार्बन एटम होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, C3 साइकिल कहते हैं। तो आई होप कि इतनी बातें आपको डार्क रिएक्शन के बारे में समझ में आई होंगी। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं और आप ध्यान गड़ाए देखेंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न यही के आसपास पूछते हैं परीक्षाओं में, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं होता है। हम प्रश्नों को देखकर डर जाते हैं, चाहे वो नीट का परीक्षा, CUET का परीक्षा हो, आपके बोर्ड की परीक्षा हो, कुछ भी व्हाट्सएवर किसी भी टाइप्स का एग्ज़ाम हो, प्रश्न ऐसे ही आते हैं। लेकिन जब हमें कंटेंट का नॉलेज नहीं रहता है, हमें नहीं पता रहता है, तो हम क्या करते हैं, अपने प्रश्न को गलत कर देते हैं। थोड़ा गला में खराश बहुत ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने ये C3 साइकिल का एक छोटा सा फिगर है। हम इसे C3 साइकिल भी कह सकते हैं या हम इसे केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे कहना क्या चाहते हैं। ध्यान रखना, इसमें होता क्या है कि सबसे पहला, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप है, पहले स्टेप में होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये प्लांट केस में चल रहा है और फोटोसिंथेसिस का पार्ट है।
तो जाहिर सी बात है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर रोल अदा करेगा। तो मैंने कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये NADPH2 के साथ रिएक्शन कर जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इन फर्स्ट स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ NADPH2 एंड गिव्स राइज फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या देता है? ये जो बनाता है वो बनाता है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ध्यान से रखना, पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 के साथ रिएक्शन करता है और क्या देते हैं? फास्फोग्लिसरल्डिहाइड देता है। यह पहले स्टेप की बात कर रहा है। लेकिन दूसरा स्टेप जैसे ही स्टार्ट होता है तो फिर क्या होता है कि जो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है, इसमें इससे जो होता है, इस फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से 5 कार्बन एटम वाला रेबुलोस 1,5 बाईफास्फेट बनता है। रेबुलोस 1,5 बाईफास्फेट बनता है। तो दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरे स्टेप में फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से 5 कार्बन एटम वाला रेबुलोस 1,5 बाईफास्फेट क्या होता है? बनता है। अगले स्टेप में क्या होगा? ध्यान से सुनेंगे। अगले स्टेप में इस रेबुलोस 1 बाईफास्फेट का, इसका नाम भी हिंदी में लिख सकते, यही है रेबुलोस 1,5 बाईफास्फेट। इसका होता है कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलीकरण होता है। और इससे क्या होता है? जब इसका कार्बोक्सिलेशन होता है, इसे लिख देते हैं, कार्बोक्सिलेशन होता है, तो इस कार्बोक्सिलेशन का रिजल्ट ये होता है कि 6 कार्बन एटम वाला एक कंपाउंड बनता है। कितने वाला? 6 कार्बन एटम का क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है। यह किस स्टेप की बात कर रहा है? तीसरे स्टेप की बात कर रहा है। तो तीसरे स्टेप में कह रहा है कि जो रेबुलोस 1 बाईफास्फेट है, इसका कार्बोक्सिलेशन होता है, और कार्बोक्सिलेशन का परिणाम ये होता है कि उससे सबसे पहले 6 कार्बन एटम वाला क्या बनता है? 6 कार्बन एटम वाला एक कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? 6 कार्बन वाला कंपाउंड वाला क्या बनता है? 6 कार्बन एटम वाला एक कंपाउंड बनता है। अब ध्यान देंगे, ये जो 6 कार्बन एटम वाला कंपाउंड बनता है, इसमें होता है रेडिएशन, और इस रेडिएशन का परिणाम ये होता है चौथे स्टेप में। इस रेडिएशन का परिणाम ये होता है कि जो पहले 6 कार्बन वाला था, अब वो बदल के किसमें हो गया? 3 कार्बन एटम वाला हो गया। 3 कार्बन एटम वाला, और वो 3 कार्बन एटम वाला कौन सा है? वही है आपका 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा, क्या कहा कि ये जो 6 कार्बन वाला एटम था, कार्बन एटम था, उसमें रेडिएशन होता है, और रेडिएशन का फाइनल जो रिजल्ट आता है उससे क्या होता है? 3 कार्बन एटम वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ठीक है। और जो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, इसका पुनः रिडक्शन होता है, और पुनः रिडक्शन के बाद क्या बनता है? पुनः क्या बनता है? PgAl ही बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड ही बनता है। तो बार बार क्या हो रहा है? फास्फोग्लिसरिक एसिड ही क्या हो रहा है? बन रहा है। तो पहले 6 बनेगा, फिर 12 बनेगा, क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे संख्याएं क्या हो जाएंगी, उसकी बढ़ती जाएंगी। लेकिन फाइनली क्या होता है कि जो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बन रहा है, ध्यान से सुनेंगे, हम अगले स्टेप में चल रहे हैं कि जो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बना है, जो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बन रहा है, उसके साथ क्या होगा? उसका रिडक्शन होगा। तो अब समस्या इस बात की ऐसे समझना पड़ेगा कि जो C2H5O3 है, जिसे हमने फास्फोग्लिसरल्डिहाइड कहा है, इसका रिडक्शन होगा।
रिडक्शन किसकी उपस्थिति में होगा, H की उपस्थिति में होगा, हाइड्रोजन की उपस्थिति में होगा, और ये यहीं से क्या बना देगा, C6H12O6 क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। और यही क्या है, हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट है, ग्लूकोज है। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है। अब ये क्या होगा, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बार ग्लूकोज बना है, यह बार बार क्या होता है, यह प्रक्रिया चक्र या साइकिल बार बार इसी तरह चलता रहता है, और हर स्टेप में हमें क्या मिलता रहता है, ग्लूकोज मिलता रहता है। और उसी ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है, वही ग्लूकोज जब बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उससे क्या निकलता है, एटीपी के रूप में एनर्जी निकलती है। और यहाँ दिखा रहा है कि जो एडीपी है उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, एटीपी में हो रहा है, और पुनः रिबोलोज 1,5-फास्फेट बन रहा है, और पूरे ये साइकिल क्या हो रही है, बार बार चक्र चल रही है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं कैल्विन चक्र। इसे क्या कहते हैं, तो कैल्विन चक्र कहते हैं। तो एक बार ये फिर से हम इसे समझते हैं पूरा, वो स्टेप बाय स्टेप, मतलब इसको हटा देते हैं। तो एक बार हम फिर से समझते हैं। तो मैंने सबसे पहले स्टेप में कहा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमने पहले स्टेप में कहा, ध्यान से सुनेंगे, हमने पहले स्टेप में क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड जो था, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 के साथ रिएक्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 के साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब NADPH2 के साथ रिएक्ट होता है तो वो बताए फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है, उसे कहते हैं PgAl, इसे कहते हैं फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है, ये जो PgAl है, ये जो PgAl है, जब PgAl से क्या होता है, इसका जब रिएक्शन होता है PgAl से, तो 5 कार्बन एटम वाला कंपाउंड बनता है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है रेबुलोज 1,5-बाईफास्फेट। दूसरे स्टेप में क्या बना, रेबुलोज 1,5-बाईफास्फेट बना। तीसरे स्टेप के देखेंगे, तीसरे स्टेप में होता है क्या है कि ये जो रेबुलोज 1, इसे कहते हैं RUBP, ये जो रेबुलोज 1,5-बाईफास्फेट है, ये क्या होता है, इसका होता है कार्बोक्सिलेशन। क्या होता है इसका होता है कार्बोक्सिलेशन। तो रेबुलोज 1,5-फास्फेट का होता है कार्बोक्सिलेशन, और कार्बोक्सिलेशन का अंतिम जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड होता है। 6 कार्बन वाला क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है। और 6 कार्बन वाला कंपाउंड का क्या होता है, आगे चल करके ये जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड का होता है रेडिएशन। क्या होता है, इसमें होता है रेडिएशन, और रेडिएशन का जो वो रिजल्ट होता है, इसमें 3 कार्बन एटम वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। क्या बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। 3 कार्बन वाला क्या बनाता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। और फिर क्या होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड से उसका रिडक्शन होता है, मतलब इसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का जो रिजल्ट आता है उससे फिर क्या बन जाता है, PgAl बन जाता है। मतलब PgAl बन जाता है, मतलब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बन जाता है। और बार बार ये होता रहता है, और इसी प्रकार क्या होता है, एक चक्र चलता रहता है। लेकिन फाइनली जो होता है कि जो आपका PgAl है, इस PgAl का रिडक्शन होता है, PgAl फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का आगे रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का रिजल्ट ये होता है कि इससे क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है। और ऐसे ही बार बार ये स्टेप, मतलब ये जो आपका ग्लिसरल्डिहाइड है, जिसका केमिकल फार्मूला है C3H5O3, इसका जो आपका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन में
C6H5OH सॉरी C2C6H12O6 बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। और ये बार बार ग्लूकोज बनता रहता है, इस प्रकार साइकिल बनता है, उसे क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल कहते हैं। आई होप कि आप इसे इस तरीके से भी समझ पाए होंगे स्टेप बाय स्टेप के रूप में। अगर आप समझ पाए होंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ध्यान रखेंगे अभी इसमें बहुत कुछ चीज़ें बाकी हैं, लेकिन आज हम फास्ट जो आपका फोटोसिंथेसिस है उसे आज हम पूरा करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगला जो टॉपिक होगा हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। सबसे पहला महत्व यही है कि ये क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी जो प्रकाश ऊर्जा होता है उसे किस में बदल देता है, केमिकल एनर्जी में क्या करता है, चेंज कर देता है। लाइट प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है, केमिकल। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो केमिकल एनर्जी बना है यही क्या है, पौधों के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। पौधों के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कहने का मतलब यह है कि पौधे इसी के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तीसरा क्या होता है, जो इन्वायरमेंटल बैलेंस होता है, जो पर्यावरण संतुलन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाई का, इसी प्रक्रिया के तहत क्या होता है, मेंटेन होता है। हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का होना अति आवश्यक है। दूसरा यह है कि जब कभी हम स्पेस में जाते हैं, इस अंतरिक्ष यात्रा के समय जाते हैं, तो उस समय इसका जो यूज होता है प्रकाश संश्लेषण का किया जाता है। और भी ढेर सारे यूज हैं, इम्पोर्टेंस है प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस का। तो प्यारे बच्चों, आज प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह से फिनिश हो गया है। कल का जो टॉपिक होगा वो ह्यूमन डाइजेशन का होगा, और कोशिश भगवान से करता हूँ कि गला ठीक हो जाएगा तो आवाज़ बेहतर तरीके से आएगा। तब तक के लिए एडजस्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।